Good morning, friends. This is Shikha, and welcome to my channel Let's Crack. So, friends, today we will discuss about conjunctions. So, conjunctions में आपको सबको पता ही है कि and, but, if ये सब का यूज़ किया जाता है, बट मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगी और कुछ रूल्स भी बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद लेट्स क्रैक। ओके, सो ये है आपका कंजक्शंस। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहले हम इस डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, राइट। कंजक्शन वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले है एंड। सबको पता है कि एंड का यूज कहाँ किया जाता है। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल, वीना एंड कविता आर सिस्टर। ठीक है, वीना एंड कविता आर सिस्टर्स, मतलब वीना और कविता सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। अगर हम इस एंड को यहाँ से हटा देते हैं तब फिर आप रीड द सेंटेंस, वीना कविता आर सिस्टर्स, तो मतलब सेंटेंस की जो है वो सेंस नहीं बन पा रही है। सो इसलिए एंड का यूज हम इसलिए करते हैं कि दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं बट। बट में क्या होता है, देखिए बट भी आप सबको पता है कि कहाँ यूज किया जाता है, पर इसका मैं आपको एक रूल और बताऊंगी। तो बट वहां पे यूज किया जाता है जहां पे जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें एम्फोसिस होता है, मतलब उसमें जोर देके जो हम बात करते हैं, इसलिए वहां पे उसका यूज किया जाता है। जैसे रीड द एग्जांपल, आई लाइक हिम बट माय फैमिली डज नॉट लाइक हिम। मीन्स मैं उसे पसंद करती हूँ पर मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे जो है वो एम्फोसिस दिया गया है इस सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे बट का यूज करते हैं, राइट। नाउ सेकंड एग्जांपल इज द एग्जाम वाज लेंथी बट इट वाज इजी। मतलब एग्जाम लेंथी था, लंबा था, बट क्या था, इजी था। तो एम्फोसिस कहाँ पे हुआ इसका, इजी पे, राइट। समझ आ रहा है ना, ये यहाँ पे इसका एम्फोसिस हुआ, मीन्स ये बट का यूज हो गया। अब आते हैं हम एज की तरफ। ठीक है, एज का जो यूज होता है वो होता है, इसका मीन जो होता है, मीन साथ साथ। ठीक है, सो एज जो होता है जिसका जैसा, हिंदी में जैसे आप यूज करते हो जैसा। ठीक है, मतलब ये जो है वो काम के तरीकों को बताता है, जैसे काम किया है उसके कैसा काम किया है वो बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ही डिड एज आई सेड, मतलब काम का तरीका क्या है उसका, जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया। ठीक है, ही डिड एज आई सेड। ठीक, समझ आ गया, ये यहाँ पे एज का यूज किया गया है, काम के तरीकों को बताने के लिए एज का यूज किया जाता है। आई टॉट देम एज आई वॉज आस्क्ड। ठीक है, समझ आ गया, आई टॉट देम, मैंने उन्हें वैसा ही पढ़ाया जैसा कहा गया था, मतलब जैसा मुझसे कहा गया था। तो ये एज वहां पे यूज किया जाता है जहां पे आपके काम को तरीके कैसे हैं उनके बारे में बताया जाए। एज वेल एज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एज वेल एज का यूज हम करते हैं साथ साथ। ठीक है, साथ साथ। अब ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एज वेल एज द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी, मतलब कोच के साथ साथ टीम भी रेडी थी। ठीक है, ये आ गई आपकी कंजक्शन एज वेल एज। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो कोच है और दूसरा टीम है, ये दोनों हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट है।
और एज वेल एज में ये आपको एरर डिटेक्शन में पूछा जा सकता है, सो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या होता है ये देखिए, एक तो कोच हो गया सब्जेक्ट और एक हो गया टीम, राइट। तो ये दो हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर में यूज किया जाता है, और अगर ये प्लूरल में होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल में यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये एरर जो आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे टीम क्या है, टीम भी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन इसके हिसाब से हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। द मून एज वेल एज द स्टार गिव्स अस लाइट एट नाइट। मून मतलब मून के साथ साथ स्टार्स भी हमें रात को लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं, ठीक है। सो मून इज योर सब्जेक्ट एंड स्टार भी आपके सब्जेक्ट है। यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्स है तो आपने ये नहीं करना है कि स्टार्स है तो यहाँ पे गिव कर दिया, ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है, पता ही होगा, थर्ड पर्सन के साथ एस या एस लगता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया है। सो मून थर्ड पर्सन है तो मून के साथ हमने गिव्स लगाया है। तो ये आपने ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, एज सून एज। सो एज सून एज हम यूज करते हैं जैसे ही। वैसे तो इंग्लिश में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जैक्ट वर्ड के साथ कुछ नहीं होता है, मतलब एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। बट हम लोग ऐसे ही, मैं बता रही हूँ आपको कि इसका जो मेनली यूज करते हैं हम जैसे ही करते हैं, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल से देखो पहले, ठीक है। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, मतलब उसको ये कहा गया है कि जब भी तुम पहुंचोगे तुम कॉल करना। तो सबसे पहले वो क्या है, सबसे पहले वो पहुंचेगा और सबसे पहले काम क्या होगा, उसको कॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, एज सुन एज, राइट। सो एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, मतलब मैं जैसे ही पहुंचा मैंने उस कॉल करूंगा, ठीक है। मैं जैसे ही पहुंचा वैसे ही मैंने कॉल कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया और, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे, एज सुन एज ही सॉ द स्नेक ही क्राइड, जैसे ही उसने स्नेक को देखा वो चिल्लाया, ठीक है। समझ आ गया एज सुन एज का यूज कहाँ करना है आपको, ठीक है। नाउ एज फॉर एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका है जहां तक, मींस ये एक्सटेंट को बताता है, कितना एक्सटेंट है। फार जो है वो इंग्लिश में दूर भी किया जाता है, तो इसके हिसाब से एक्सटेंट को यूज के तौर पे इसको यूज करते हैं। सो हियर इज एन एग्जांपल, एज फॉर एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर, मतलब जहां तक मेरी नजर जाती थी मैंने देखा लेकिन वो मुझे नहीं दिखा। एक्सटेंट मतलब जहां तक मेरी नजर जाती थी मैंने देखा, मुझे नहीं दिखा। तो एज फॉर एज का यूज हम वहां पे करते हैं। नेक्स्ट है, एज फॉर एज आई नो ही नेवर कम्स टू ऑन टाइम, जहां तक मैं जानता हूं वो कभी भी टाइम पर नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफ वर्सेस वेदर, ठीक है। दोनों मैंने साथ में ली हैं क्योंकि दोनों में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मैंने दोनों ही कंजक्शन जो है वो साथ में ले ली है। और इसका वेदर और वो वेदर जो होता है मौसम वाला, ये मतलब स्पेलिंग्स अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम ही रहती है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए इफ का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इफ का यूज हम करते हैं जहां पे कंडीशन लगाई जाती है, ठीक है। इफ का यूज कहाँ किया जाता है, जहां पे कंडीशन हो।
ठीक है, एग्जाम्पल के तो देखो, इफ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी या करूंगा, जो भी है, ठीक है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर कंडीशन क्या रखी है उसने कंडीशन रखी है इफ यू मीट मी, अगर तुम मुझे मिलोगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो वेदर का देखिए, वेदर का यूज कहाँ पे किया जाता है, वेदर का यूज वहां पे किया जाता है जहाँ पे टू अल्टरनेटिव पॉजिटिव होते हैं, मींस टू अल्टरनेटिव मतलब एक ये सेंटेंस आपका और दूसरा ये वाला सेंटेंसेस, दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वे में लेते हैं हम, वहां पे हम वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई हैव टू डिसाइड, मतलब मैंने डिसाइड किया है, वेदर आई शुड कॉल योर पेरेंट्स, मतलब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे वेदर का यूज किया जाता है जहां पे हमारे टू अल्टरनेटिव पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट इज सिंस, तो सिंस का यूज कहाँ करते हैं देखेंगे, सिंस का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे टू शो रीजन, वहां जहां पे कोई कारण जो है वो शो करता है, कारण प्रकट होता है। देखिए फ्रेंड्स, सिंस जो है वो आपका पीछे प्रेपोजिशन में भी यूज होता है, लेकिन प्रेपोजिशन में हम इसे यूज कब करते हैं, जब हमें टाइम दिया हो, लेकिन कंजंक्शन में इसका यूज तब किया जाता है जब आपको आपको कोई कारण प्रकट होता हो, वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सिंस आई वॉज पुअर, ठीक है, सिंस आई वॉज पुअर आई कुड नॉट बाय ए कार, जो एम्फोसिस है आपका वो रीजन बता रहा है कि मैं कार क्यों नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले, आई कुड नॉट बाय ए कार, ठीक है, मैं कार नहीं ले सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। तो ये जो है वो रीजन शो कर रहा है, रीजन प्रकट कर रहा है कि मैं इसलिए कार नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं गरीब हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंस आई एम इल आई कैन नॉट अकम्पनी यू, यू भी आएगा इधर, ठीक है, सिंस आई एम इल आई कैन नॉट अकम्पनी यू, मतलब वो उसकी कंपनी क्यों नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि वो बीमार है, राइट, समझ आ गया। अब देखेंगे ईदर एंड और का यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, ईदर एंड और का यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए ईदर, ये मैंने पहले भी बताया है आपको, ईदर और का यूज, और का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पे या तो, मतलब दोनों ही कंडीशन, उसकी ऑप्शन दिया है उसको, कोई भी अगर किसी को ऑप्शन दिया जाता है तो वहां ईदर और का यूज किया जाता है। जैसे यू कैन ईदर कॉल मी एट ऑफिस और होम, मतलब तुम जो है वो मुझे कॉल कर सकते हो, या तो ऑफिस में कर सकते हो या होम में कर सकते हो, वो दोनों को जो है वो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, तो वहां पे ईदर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नीदर नॉर, इसके साथ ही है ईदर और नॉर, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा ही लिख दिया, मीन्स पॉइंट्स में लिखा, ठीक है। तो इधर इसके साथ भी वैसे ही सेम रूल फॉलो करना है हमें, रवि इज नीदर गुड नॉर, रवि इज नीदर गुड इन स्टडी नॉर स्पोर्ट्स, मतलब रवि ना तो स्टडी में अच्छा है, पढ़ने में, और ना ही स्पोर्ट्स में ठीक है, तो वो मतलब दोनों ही जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। यस, तो इसमें समझने वाली एक और बात है कि अगर ईदर में, ये ईदर और नीदर में अगर सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर होता है तो वह भी सिंगुलर होगा, अगर ये सिया है, सिया जो है वो अगर सिंगुलर में होगा तो वह भी सिंगुलर में होगा, ठीक है, ये भी सिंगुलर में होगा। और अगर यहाँ पे प्लूरल में है, सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में होगा। तो ये भी एरर डिटेक्शन के लिए पूछा जा सकता है, जैसे आपको सब्जेक्ट जो है वो दिया होगा सिंगुलर में और वर्ब में यहाँ पे मान लो यहाँ पे वर लिख दिया होगा, ठीक है, एरर डिटेक्शन में।
तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सोचोगे कि सिया और जोहन जो है वो दो हैं, मीन्स प्लूरल है, तो आप यहाँ पे वर लिख दोगे, बट ऐसा नहीं होता। हम ये वाला सब्जेक्ट देखेंगे फर्स्ट वाला, तो हम यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर रखते हैं, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो नीदर का नॉर का मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं येट की तरफ चलते हैं कि येट कहाँ यूज किया जाता है। तो येट वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे टू आस्क इफ समथिंग एक्सपेक्टेड हैज हैपेंड, मतलब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हम, कोई आशा रखते हैं, वहां पे हम लोग जो है वो येट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, शी वॉज वरिड, मतलब वो काफी वरिड थी, चिंतित थी, येट शी डिड नॉट शो इट, फिर भी उसने शो नहीं किया कि वो वरिड है, ठीक है। और ये है आपका सेकंड एग्जांपल जहाँ पे एक्सपेक्टेशन शो होती हैं। हैव द टेस्ट रिजल्ट अराइव्ड येट, मींस क्या उसका टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है अभी तक, तो यहाँ पे येट का यूज करते हैं। अब देखेंगे स्टिल का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे आपकी मतलब जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट में लेते हैं। सिचुएशन दैट कंटिन्यू द प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हम स्टिल का यूज करेंगे, ठीक है। सो हियर इज एग्जांपल, इट इज स्टिल रेनिंग, मतलब अभी भी बारिश हो रही है, प्रेजेंट में भी हो रही है, पहले से हो रही है, ठीक है, मतलब सुबह से हो रही है लेकिन अभी तक भी चली हुई है, तो हम प्रेजेंट सिचुएशन जहां पे हो वहां पे हम स्टिल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ माधुरी आएगा। माधुरी इज वेल्दी, माधुरी जो है वो काफी रिच है। स्टिल शी डज नॉट बोस्ट, मतलब तब भी वो, बोस्ट का मीन होता है जैसे मतलब पोलाइटली चलना, सिर झुका के चलना, मीन्स वो होता है बोस्ट का मीन। माधुरी इज वेल्दी स्टिल शी डज नॉट बोस्ट, मतलब फिर भी वो उसमें अकड़ा नहीं है, वो पोलाइटली चलती है, ठीक है। यहाँ पे स्टिल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑलरेडी, यहाँ ए आएगा ऑलरेडी में, ALREADY, ठीक है। ऑलरेडी का मीन्स हम वहां पे करते हैं जहां पे एन एक्शंस हैड हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कोई काम कर लेना एक्सपेक्टेशन से पहले, जो काम हमारी एक्सपेक्टेशन से पहले जिस काम को हम कर लेते हैं वहां पे ऑलरेडी का यूज किया जाता है, ठीक है। एन एक्शन हैज हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड, उस सिचुएशंस में हम ऑलरेडी का यूज करते हैं जहाँ पे हमने सोचा होता है, मीन्स ये काम बाद में होगा लेकिन वो पहले ही हो जाता है, वहां पे हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल, आई थिंक पीटर ऑलरेडी नोज अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मतलब पीटर जो है वो पहले ही सरप्राइज पार्टी के बारे में जानता था। और आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क, ठीक है, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है, मतलब मेरे को आशा नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं काम कर लूंगी, बट जितनी मैंने सोचा था मैं बाद में करूंगी, पर पहले ही कर लिया है। अब यहाँ पे आया ऑल्दो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, ऑल्दो इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑल्दो होती है, ऑल्दो, ठीक है। इसका जो हम हिंदी में यूज वैसे तो मैं नहीं बताना चाहती आपको, पर फिर भी थोड़ा सा रिलेट रहता है, इसका हालांकि बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि although the country is progressing, the corruption has not reduced, हालांकि कंट्री में प्रोग्रेसिंग हो रही है, मतलब तरक्की हो रही है, फिर भी करप्शन जो है वो कम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम although का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, although I was feeling sleepy, I went out with friends, ठीक है, हालांकि मुझे नींद आ रही थी, मुझे मतलब मैं सोने जा रहा था, नींद आ रही थी, पर फिर भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया। एक बात और,
जो ये ऑल्दो होता है, अगर हम ऑल्दो लगा लेते हैं तो हमें बट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया था, ठीक है। और ये ऑल्दो जो है वो आप बीच में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि ये स्टार्टिंग में ही आएगा, ये बीच में भी आ सकता है। जैसे द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग ऑल्दो द करप्शन हैज नॉट रिड्यूस, तब भी ये सेंटेंस ठीक रहेगा, ठीक है। एंड द सेकेंड इज दो। तो दो का यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए ऑल दो और दो जो है वो दोनों ही एक ही मीनिंग होता है, ठीक है, एक ही मीनिंग होता है, इसका ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। या तो आप ऑल दो भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल दो हम वहां पे लगाते हैं, ऑल दो का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें ऐसे या फिर यहाँ पे लिख देती हूँ, जहां पे हमें ऐसे, ठीक है, या फिर कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो, ठीक है, जहाँ पे ऐसे या फिर रिपोर्ट तैयार करनी हो वहां पे हम ऑल्दो का यूज करते हैं। और दो का यूज हम आम बातचीत में करते हैं, तो इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो आप, लेकिन आजकल मैक्सिमम जो है वो ऑल्दो कम लगाया जाता है और दो मैक्सिमम लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका भी सेम ही मीनिंग होता है। So here an example, though I don't know much English, मतलब मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता। I always try to speak English, पर हालांकि मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश बोलने की, ठीक है। तो ये दो को हम इधर इंग्लिश के बाद भी लगा सकते हैं, तो ये भी ठीक रहेगा, ठीक होगा मीन्स, ठीक है। और नेक्स्ट है एंड लास्ट इज इवन दो, ठीक है। इवन दो हम वहां यूज करते हैं जहां पे कोई मतलब बहुत हैरानी वाली बात होती है, ठीक है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इवन दो का। सरप्राइज, कोई सरप्राइज तो नहीं बोल सकते, मीन्स बहुत हैरानी वाली बात हो, ठीक है। जैसे इवन दो आई ईट वेरी लिटल, हालांकि मैं बहुत कम खाती हूँ, आई एम गेटिंग फैट, पर फिर भी मैं मोटी होती जा रही हूँ। मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि अगर जो कोई आदमी कम खाएगा वो मोटा कहाँ होगा, वो तो पतला ही होगा ना। फिर तो मतलब सरप्राइज की बात है यहाँ पे कि मैं कम खा रही हूँ फिर भी मैं मोटी होती जा रही हूँ, पता नहीं क्या बात है। जिस इसमें हैरानी वाली बात हो तो वहां पे हम इवन दो का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन टू टाइप्स की होती है, एक तो कम डोज वाली होती है, एक स्ट्रॉन्ग डोज वाली होती है। तो जो इवन दो होता है वो स्ट्रॉन्ग डोज होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल है इवन दो ही इज वेरी इलिटरेट येट ही स्पीक्स इंग्लिश, मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि वो, हालांकि वो बहुत इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, येट ही स्पीक्स इंग्लिश, फिर भी वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है। पढ़ा लिखा आदमी नहीं है फिर भी इंग्लिश बोलता है, तो यहाँ पे हम इवन दो का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारे कनेक्शन समझ आ गई हो। और अगर आपको जो भी टॉपिक या फिर कुछ भी समझना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता है अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखा करो और कमेंट में मुझे बताना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एग्जाम्स में कभी भी नहीं पूछा जाता, बट फिर भी मैं आपको समझा दूंगी ताकि अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में इंटरजेक्शन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।